हाँ भाई, तो आज हम लोगों ने अपने पास वॉइड अग्रीमेंट्स आगे कंटिन्यू करना है। लास्ट क्लास में हमने यहाँ पे छोड़ दिया था अग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। तो आज इसको स्टार्ट करते हैं और बचा हुआ चैप्टर जितना भी आज फिनिश कर लेंगे। ठीक है, तो हम पिछली क्लास में क्या देख रहे थे कि वॉइड अग्रीमेंट्स क्या हैं और उनको कौन सी एग्रीमेंट्स हैं जिनको लॉ ने स्पेसिफिकली मना कर रखा है। अब आज हम अपने पास देखेंगे आगे अग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। ये बात हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस करी थी, आप इसको आज और डीप में डिस्कस करते हैं। तो देखो क्या कह रहा है, सेक्शन 28 declares void three types of agreements which restrain the parties to the contract to take recourse to legal proceedings. पहला, agreements which oust jurisdiction of the courts in trying the legal dispute, agreements which curtail the period of limitation and prescribe a shorter period than that prescribed by law, और तीसरा, agreements which provide for forfeiture, waiver, extinguishment of the legal right itself if no action is commenced within the period stipulated by the agreement. ठीक है, तो ये तीन चीजें हैं जो इसके अंदर कवर हो रही हैं। तो पढ़ो, देखना कि क्या कह रहा है। अग्रीमेंट्स विच रिस्ट्रेन द पार्टीज ऑफ द टू द कॉन्ट्रैक्ट टू टेक रिकोर्स टू लीगल प्रोसीडिंग्स, मतलब आपने अगर कोई भी ऐसा अग्रीमेंट किया जिससे कॉन्ट्रैक्ट में जो पार्टीज हैं आप उनको रोक रहे हो कि वो कोर्ट जा सकते हैं, तो ये अग्रीमेंट वॉइड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा और तुम्हारा अग्रीमेंट है कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, तुम मुझे फीस दोगे। ठीक है, अब अगर हमने आपस में एक चीज ये लिख दी कॉन्ट्रैक्ट में कि अगर हम में से किसी से कोई इशू है, कोई डिस्प्यूट है, तो उस डिस्प्यूट के लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते या कोर्ट के पास कोई पावर नहीं होगी कि वो हमारे इस मैटर पे कोई डिसीजन ले सके, तो ये अग्रीमेंट वॉइड है। सोचो, तुम्हें अगर मुझसे कोई इशू है और मैं तुमसे कहूं कि तुम कोर्ट नहीं जा सकते, तो तुम्हारे को क्या लगेगा कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत करूं, तुम कुछ कर नहीं सकोगे मेरे अगेंस्ट। सेम चीज मेरे को भी फील होगी अगर मैं कहूं कि तुमने वैसे कुछ गलत किया, मैं कोर्ट नहीं जा सकता, तो ये चीज मुझे फील होगी। फिर तुम ये सोचो, अगर कॉन्ट्रैक्ट में हम ऐसा लिख दें कि कोर्ट के पास कोई पावर नहीं है कि वो हमारे इस डिस्प्यूट में दखल अंदाजी करे या अपना कोई फैसला सुनाए या कोर्ट के डिसीजन को हम नहीं मानेंगे, तो ये क्या है, हम कोर्ट की पावर छीन रहे हैं। जो सरकार, जो हमारे देश की जो कोर्ट्स हैं, उनकी पावर छीन रहे हैं हम कि वो किसी मैटर पे डिसीजन दे सकें। तो सोचो, क्या इतने बड़े हो गए हो कि कोर्ट की पावर छीन सकते हो? नहीं। क्या हम कोर्ट से ऊपर हैं? नहीं ना। तो वही चीज कह रहा है, कोई भी ऐसा अग्रीमेंट जो रिस्ट्रेन करता है, मतलब रोकता है पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट को कि वो लीगली कोर्ट में केस कर सकें या कोर्ट की पावर छीन जाती है अगर, तो देखो क्या लिख रहा है, अग्रीमेंट्स विच आउस्ट द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट्स इन ट्राइंग द लीगल डिस्प्यूट। ये जो वर्ड है आउस्ट, इसके ऊपर लिख लो, आउस्ट का मतलब होता है टेक अवे। आउस्ट का मतलब होता है टेक अवे। तो अग्रीमेंट्स विच टेक अवे द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट्स इन ट्राइंग द लीगल डिस्प्यूट, मतलब ऐसा अग्रीमेंट जो कोर्ट की पावर को छीनता है किसी मैटर पे अपने डिसीजन देने से, वो अग्रीमेंट सारे वॉइड हैं। आगे, अग्रीमेंट्स विच कर्टेल द पीरियड ऑफ लिमिटेशन एंड प्रिस्क्राइब अ शॉर्टर पीरियड देन दैट प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ। कर्टेल का मतलब क्या होता है, लिखो, मेक शॉर्टर। ठीक है, तो देखो क्या होता है, एक चीज मैंने एक चीज पहले भी डिस्कस करी हुई है। एक वर्ड आया था टाइम बार्ड डेट। ये वर्ड याद है, टाइम बार्ड डेट, ये वर्ड याद है? क्या था ये वर्ड, क्या मतलब था इसका? लिमिटेड टाइम। अगर तुम्हें किसी से पैसे लेने हैं तो तुम्हारे पास
3 साल का वक्त होता है उस इंसान से पैसे लेने का। अगर उस 3 साल में तुमने उस इंसान से पैसे नहीं लिए तो 3 साल के बाद तुम उस इंसान से पैसे नहीं ले सकते, तुम्हारा अधिकार खत्म हो जाएगा पैसे लेने का। ठीक है, तो उस अधिकार, जो तुम्हारा अधिकार खत्म हो गया है, उसको बोलते हैं टाइम बार्ड डेट। डेट का मतलब होता है लोन, टाइम का मतलब होता है वक्त, और बार्ड का मतलब होता है अब खत्म, बंद हो गया है। तो ऐसा लोन जो अब वक्त की वजह से अब बंद हो गया है, खत्म हो गया। तो अगर किसी से तुम 3 साल के अंदर अंदर पैसे नहीं लेते जो तुमने लेने हैं, तुमने अगर उससे मांगे नहीं, कोई कोर्ट केस नहीं किया, कुछ नहीं, बस पढ़े नहीं, उससे मांगे नहीं, 3 साल के बाद तुम उस इंसान से पैसे रिकवर नहीं कर सकते। तो लॉ ये कहता है 3 साल का वक्त। अब अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिख दो कि भाई ये पीरियड 3 साल का नहीं रहेगा, ये पीरियड है 1 साल का, अगर 1 साल में तुमने मुझसे पैसे नहीं मांगे तो तुम फिर मुझसे पैसे कभी भी नहीं मांग सकते। तो सोचो, लॉ ऑफ लिमिटेशन, यह एक एक्ट है, ये लिमिटेशन एक्ट, उसमें ये बात लिखी है 3 साल वाली। तुम लिमिटेशन एक्ट में जो वक्त दिया है 3 साल का, उसको छोटा करने की कोशिश कर रहे हो कि 1 साल, 2 साल। अगर 2 साल के अंदर पैसे नहीं लिए या 1 साल के अंदर पैसे नहीं लिए तो फिर कभी नहीं ले सकते। तो तुम क्या कर रहे हो, उस पीरियड को छोटा करने की कोशिश कर रहे हो। तो अब क्या तुम एक्ट से बड़े हो गए? एक्ट बनाया हमारे देश के कानून ने, मतलब हमारे देश के पार्लियामेंट से पास होकर आता है, तो तुम उससे ज्यादा कैसे बड़े हो सकते हो? यानी कि तुम इस पीरियड को 3 साल से छोटा नहीं कर सकते कि 1 साल में अगर पैसे नहीं दिए तो तुम नहीं ले सकते, 2 साल के अंदर पैसे नहीं लिए मुझसे तो रिकवर नहीं कर सकते। तो अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट है तो वो एग्रीमेंट वॉइड होगा। और तीसरा क्या लिखा है, अग्रीमेंट्स विच प्रोवाइड फॉर फॉरफीचर, वेवर, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ द लीगल राइट इटसेल्फ इफ नो एक्शन इज कमेंस्ड विद इन द पीरियड स्टिपुलेटेड बाय द अग्रीमेंट। तो देखो इसका एक एग्जाम्पल समझो। जैसे इमेजिन करो यह है तुम्हारा दोस्त, ठीक है, और इसने अपनी लाइफ के ऊपर एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है और हेल्थ के ऊपर ले रखी है एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है, तो मान लो उसने जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है वो ली है, मान लो केयर हेल्थ इंश्योरेंस से इंश्योरेंस पॉलिसी ली है। ठीक है, और पॉलिसी कितने की है, मान लो 10 लाख रुपए की। ठीक है, अब ऐसा हुआ कि तुम्हारा दोस्त बीमार हो गया, उसे कोविड हो गया और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। तो हॉस्पिटल में एडमिट होगा तो खर्चा वगैरह लगेगा, तो उसने क्या किया, अपनी पॉलिसी को यूज किया और पॉलिसी से फिर वो हॉस्पिटल के बिल्स वगैरह पे करवाना था। तो हुआ क्या, मान लो कि वो फोर्टिस हॉस्पिटल में एडमिटेड था। ठीक है, तो उसने क्या किया, फोर्टिस हॉस्पिटल से क्या कह दिया कि मैंने देखो एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है हेल्थ की, तुम जो भी बिल है सीधा उनको भेज देना, वो तुम्हारे को पे कर देंगे, मैं नहीं पे करूंगा क्योंकि मैंने तो पॉलिसी ले रखी है। फोर्टिस हॉस्पिटल ने मान लो केयर हेल्थ इंश्योरेंस को जो क्लेम रेज किया वो था मान लो 2 लाख रुपए का। ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस ने वो क्लेम देखा, केयर हेल्थ इंश्योरेंस ने, और उन्होंने अप्रूवल दिया सिर्फ 1,80,000 का। 20,000 का जो क्लेम था वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। क्या बोल के कि हम इनका पैसा नहीं देंगे, आप 1,80,000 तक हमसे ले सकते हो, बाकी का 20,000 किससे लो, तुम्हारे दोस्त से ही लो। ठीक है, अब तुम्हारा दोस्त हॉस्पिटल में भर्ती है, हॉस्पिटल से अब जब ठीक हो गया, डिस्चार्ज हो रहा है, तो डिस्चार्ज होने के बाद तुम्हारे दोस्त को जब पता चला कि भैया केयर हेल्थ वालों ने 1,80,000 का ही इंश्योरेंस बिल पास किया है, 20,000 का नहीं पास किया, तो वो फोर्टिस वालों से कहेगा कि भैया बताओ क्यों नहीं दिया। वो कह रहे हमें क्या पता, उन्होंने रिजेक्ट किया है तो 20,000 आपको देने पड़ेंगे। तो बताओ ये बात कि तुम्हारा दोस्त वहीं पे खड़ा होके इंश्योरेंस कंपनी से लड़ने खड़ा हो जाएगा या अभी 20,000 पे करके घर जाएगा और घर जाके फिर बात करेगा इंश्योरेंस कंपनी वालों से?
पे करके चला जाएगा और क्या कहेगा बाद में देखूंगा। तो अभी के लिए तुम्हारे दोस्त ने 20,000 इनको पे कर दिया, ठीक है। और तुम्हारा दोस्त चला गया घर। अब घर जाके उसने कुछ दिन आराम वगैरह किया क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी। अब कुछ दिन बाद जब उसकी तबीयत ठीक हुई, प्रॉपरली रिकवर कर गया, जब उसकी हालत हो गई प्रॉपर, फिर उसने हेल्थ इंश्योरेंस वालों से कहा कि आपने मेरा 20,000 का क्लेम रिजेक्ट क्यों किया। उस पर उसने ऑब्जेक्शन उठाई, हेल्थ इंश्योरेंस वालों ने कोई जवाब दिया, इसने कोई जवाब दिया, और ऐसे तरीके से डिस्प्यूट हो गया, ठीक है। तो तुम्हारे दोस्त ने हेल्थ इंश्योरेंस वालों से क्या कहा कि मैं तुम पे केस करूंगा क्योंकि तुमने मेरा क्लेम रिजेक्ट किया है विदाउट एनी वैलिड रीजंस, तो मैं तुम पे केस करूंगा। अब हेल्थ इंश्योरेंस वालों ने तुम्हारे दोस्त को एक पेपर दिखाया जिस पेपर पे लिखा था कि अगर आपको क्लेम में कोई डिस्प्यूट है, क्लेम के साथ अगर कोई डिस्प्यूट है तो वो डिस्प्यूट 30 डेज के अंदर अंदर हमारे पास रेज कर देना। अगर आपने 30 डेज के अंदर के डिस्प्यूट रेज नहीं किया तो आपका क्लेम हम मान लेंगे आपने एक्सेप्ट कर लिया है और अब आप उस क्लेम को ऑब्जेक्शन उठा के कोर्ट में नहीं लेके जा सकते, ठीक है। पॉइंट समझ में आ गया। 30 डेज के अंदर अंदर आपको कोई डिस्प्यूट है तो डिस्प्यूट रेज करना और हमारे पास ले आना। अगर आप नहीं लाए तो हम मान लेंगे कि आपको क्लेम एक्सेप्टेड था और अब उसके लिए अब आप कोर्ट में नहीं जा सकते। तो हुआ क्या, तुम्हारा दोस्त जब इसके पास क्लेम का ऑब्जेक्शन लेके पहुंचा था तो ऑलरेडी 2 महीने हो चुके थे। 2 महीने के बाद तुम्हारा दोस्त हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से डिस्प्यूट की बात करने गया था 20,000 रुपए की। तो हेल्थ इंश्योरेंस ने क्या कहा कि अब आपको डिस्प्यूट था तो 30 डेज के अंदर आते, अब आप कब आए हो 2 महीने के बाद, तो अब हम आपका ये 20,000 का क्लेम नहीं पे पास कर सकते। मतलब अगर था भी वैलिड रीजन से, अगर हमारी गलती थी तो हम इसको पास नहीं करेंगे। और दूसरा, अब आप कोर्ट भी नहीं जा सकते क्योंकि 30 डेज के बाद आपने खुद ही डॉक्यूमेंट पर साइन किया हुआ है टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर कि आप कोर्ट में नहीं जा सकते। तो यहाँ पे ये जो केयर हेल्थ इंश्योरेंस ने अगर ऐसा क्लॉज डाला कि आप 30 डेज के बाद डिस्प्यूट के लिए कोर्ट नहीं जा सकते, तो क्या कर रहे हैं, वही रिस्ट्रेन कर रहे हैं, उसको बांध रहे हैं कि कोर्ट जाने से उसके हाथों पे हथकड़ी लगा दी, उसको रोक दिया कोर्ट जाने से। तो ये जो अग्रीमेंट केयर हेल्थ इंश्योरेंस ने लगाया है ये अग्रीमेंट वॉइड माना जाएगा क्योंकि उन्होंने उसको कोर्ट जाने से रोक दिया, ठीक। तो पढ़ो इसको क्या कर रहा है। हाँ, पहले करती थी इंश्योरेंस कंपनीज, फिर उनको जब से ये आया तब से वो अधिकार खत्म हो गया, तब से वो ये कर नहीं पाती। तो देखो क्या लिख रहा है, अग्रीमेंट्स विच प्रोवाइड फॉर फीचर, ऐसा कोई अग्रीमेंट जिससे किसी इंसान का हक फॉरफीट हो जाए। याद करो तुमने वर्ड फॉरफीचर शेयर्स में पढ़ा है, शेयर्स में पढ़ते थे ना, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, उसके शेयर्स कैंसिल कर देते थे। तो आप किसी के अधिकार को कैंसिल कर रहे हो, वेव ऑफ कर रहे हो, एक्सटिंग्विश कर रहे हो, एक्सटिंग्विश मतलब बिल्कुल खत्म कर रहे हो, क्या लीगल राइट को ही खत्म कर रहे हो। इफ नो एक्शन इज कमेंस्ड विद इन द पीरियड स्टिपुलेटेड बाय द अग्रीमेंट, अगर आपने कोई एक्शन नहीं लिया जो टाइम अग्रीमेंट में दिया है उस टाइम अगर आपने कोई एक्शन नहीं लिया तो आपका जो लीगल राइट है वो लीगल राइट ही फॉरफिट हो जाएगा, वेव ऑफ हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। तो ये अग्रीमेंट अगर कोई किया गया है तो ये अग्रीमेंट क्या है, वॉइड है, ठीक है। तो ये देखो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अमेंडमेंट आई थी 1996 में और 8 जनवरी 97 से ये एप्लीकेबल हो गया था। तो देखो क्या लिख रहा है, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस अमेंडमेंट पर्सनल लीगल राइट्स by way of agreement can neither be restricted or curtailed by way of limitation of time nor those rights be extinguished. These kind of clauses were usually found in insurance policy contracts which provide that if a claim is made and rejected and no action is commenced within the time stipulated in the policy, the benefits flowing from the policy shall stand extinguished and any subsequent action would be time barred. आ रहा समझ जो मैंने बोला था। Therefore, the right which has been extinguished for failure to commence action within the stipulated time could not be enforced. But consequent मतलब but after the amendment to this section in 1996, every agreement which extinguishes the rights of any party or discharges any party from any liability under or in respect of any contract on the expiry of a specified period so as to restrict any party from enforcing his rights
वुड ऑल्सो बी वॉइड टू दैट एक्सटेंट। यानी कि लंबी चौड़ी कहानी कट शॉर्ट, इंश्योरेंस कंपनी ने जो ये क्लॉज डाला था ना कि मैं ये 20,000 जो देने बनते मैं अब ये भी नहीं दूंगी और आप कोर्ट भी जा सकते, ये अग्रीमेंट इस हद तक वॉइड है। बाकी सब चीज़ें वैलिड रहेंगी, बट जो ये चीज़ उन्होंने लिखी है कि 30 डेज वाले में 30 डेज के बाद आप कोर्ट नहीं जा सकते, या 30 डेज के बाद आपकी क्लेम रिजेक्ट, आपका जो क्लेम है बनता भी था तो आपको नहीं मिलेगा, इस हद तक इंश्योरेंस पॉलिसी वॉइड हो जाएगी। बाकी की इंश्योरेंस पॉलिसी अगर ठीक है तो चलती रहेगी। ठीक है, आगे अब देखो एक वर्ड होता है तुम जिसको बोलते हैं हम आर्बिट्रेशन। ये आर्बिट्रेशन वर्ड भी एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो तुमने देखा होगा कभी कभी सड़क पे एक्सीडेंट हो जाता है तो तुम देखना आसपास भीड़ जमा हो जाती है, करेक्ट। तो इमेजिन करो ये हो तुम और ये है एक और कोई बंदा, मान लो इसका नाम है रवि, ठीक है, और तुम दोनों की गाड़ियों का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, और गलती किसकी थी? रवि की गलती थी, ठीक है। अब जब एक्सीडेंट होता है तो सड़क पे कोई ना कोई तो हमेशा कहीं ना कहीं होता ही है। तो दिन में हुआ था एक्सीडेंट, रात में नहीं, देर रात में नहीं, दिन में हुआ, ठीक है, और गलती किसकी थी? रवि की थी। मान लो वो रॉन्ग वे आ रहा था, मान लो उसने रेड लाइट तोड़ी थी, मान लो उसने कुछ भी किया था, कोई भी गलती से उसने रवि ने एक्सीडेंट किया था। अब जब एक्सीडेंट हुआ तो तुम बहस करने लग गए, वो कह रहा है वो अपनी गलती मानेगा क्या रवि? नहीं। तुम मानोगे अपनी गलती? नहीं। पर है गलती किसकी? रवि की, ठीक है। तो जब तुम लोग लड़ रहे हो तो वहां भीड़ जमा हो जाती है। अब जब भीड़ जमा होगी तो लोग आ जाएंगे और इनमें से वो लोग भी होंगे जिन्होंने एक्सीडेंट होते हुए देखा होगा, देखा ना तुमने, वो भी आ जाते हैं। तो बताओ क्या ये जो लोग हैं जिन्होंने एक्सीडेंट देखा है क्या ये तुम्हारे रिश्तेदार हैं? क्या रवि के रिश्तेदार हैं? नहीं। वो क्या बोलने लगते हैं? गलती किसकी है? रवि की। वो क्या कर रहे हैं? रवि का साथ नहीं दे रहे, वो क्या कर रहे हैं? ब्लेम किस पर डाल रहे हैं? रवि पे, तुम्हारा साथ दे रहे, क्योंकि उन्होंने देखा कि वो गलत कर रहा था, उसने गलत ड्राइविंग करी थी। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? तुम दोनों के डिस्प्यूट में आर्बिट्रेट कर रहे हैं। मतलब तुम दोनों के कोर्ट तो गए नहीं, अभी तुम डिस्प्यूट जो लड़ाई जो चल रही है उसके लिए कोर्ट तो नहीं गए, पर बीच में कोई लोग आ गए और वो लोग दोनों तरफ की बातें सुन के, तुम्हारी भी बातें सुन के और रवि की बातें सुन के फैसला सुना रहे हैं कि कौन सही था कौन गलत था। तो ये जो लोग होते जो बीच में आके लड़ रहे हैं इनको हम बोल सकते हैं आर्बिट्रेटर, ठीक है। तो ये आर्बिट्रेटर ना तो तुम्हारा रिश्तेदार है, तुम्हें जानता है, ना रवि को जानते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ दोनों की बातें सुन रहे हैं और एक जजमेंट सुना रहे हैं कि कौन सही है और कौन गलत है और सोल्यूशन क्या होना चाहिए, ठीक है। तो लॉ ये कहता है कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट हो गया, ए और बी, इन दोनों के बीच में अगर किसी बात पे डिस्प्यूट हो गया तो ये लोग आपस में एक अग्रीमेंट ये कर सकते हैं कि हम कोर्ट जाने से पहले किसी और को अपनी बातें सुनाएंगे और वो हम दोनों की बातें सुनेगा, जो हम दोनों में से किसी का रिश्तेदार नहीं, किसी को जानता नहीं है, बिल्कुल फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस होगा और वो हम दोनों की बातें सुन के बताएगा कि क्या सही है और कौन क्या करना क्या चाहिए। तो इस इंसान को वो अपॉइंट करते हैं, कौन? ए और बी, जिसको बोलते हैं आर्बिट्रेटर। तो अगर इनका किसी बात पे डिस्प्यूट है तो ये अपनी बातें इसको सुनाएगा, ये अपनी बातें इसको सुनाएगा। अब ये ना तो ए को जानता है ना बी को जानता है और ये फिर क्या करेगा? फ्री होके दोनों में से किसी की तरफ से किसी की तरफ भी कोई बायसनेस नहीं रखना। बायसनेस समझते हो ना, मन लगाव, इसका किसी की तरफ भी कोई लगाव नहीं है। ये दोनों की बातें सुन के सही जो होगा वो बता देगा। तो ये आपस में क्या एग्री कर सकते हैं कि कोर्ट ना जाके हम क्या कर सकते हैं? आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे। अब मान लो आर्बिट्रेटर ने ए के फेवर में फैसला सुनाया, फेवर ऑफ ए के फेवर में फैसला सुनाया, तो बी को अगर लग रहा है कि उसके साथ गलत हुआ है, बी आर्बिट्रेटर ने सही फैसला नहीं लिया, तो फिर बी के पास अधिकार है कि वो कोर्ट जा सकता है।
तो इन्होंने ऐसा समझो कि डिस्प्यूट में डायरेक्टली कोर्ट जाने से पहले, क्योंकि कोर्ट का कचहरी का चक्कर होता है, बड़ा लंबा चौड़ा होता है, तो पता होगा सालों साल तक बात चल जाती है, खूब पैसा खर्च होता है, वक्त जा जाता है और उल्टा डेवलपमेंट होने की जगह पे नुकसान होने लगता है। तो क्या किया उन्होंने, आपस में डिसाइड किया कि हम कोर्ट ना जाके पहले आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे। आर्बिट्रेटर के डिसीजन से अगर हम दोनों खुश हैं तो बढ़िया, पर अगर आर्बिट्रेटर के डिसीजन से हम में से कोई खुश नहीं है तो उसके बाद चले जाएंगे कोर्ट फिर। तो अगर ये अग्रीमेंट किया जाता है तो ये अग्रीमेंट वैलिड है कि हम कोर्ट ना जाके पहले कहां जाएंगे, आर्बिट्रेशन में जाएंगे। तो आर्बिट्रेशन, ये जो बंदा जिसको अपॉइंट करते हैं इसको बोलते हैं आर्बिट्रेटर, और इस प्रोसेस को बोलते हैं, जो ये प्रोसेस है, ए बी अपनी बातें सुना रहे हैं आर्बिट्रेटर को, इस प्रोसेस को बोलते हैं आर्बिट्रेशन। ठीक है। अब ये कौन से डिस्प्यूट्स के लिए आर्बिट्रेशन में जा सकते हैं? कोई भी डिस्प्यूट हो, अगर कोई डिस्प्यूट पास्ट का है, कोई भी डिस्प्यूट जो प्रेजेंट का है, और कोई भी डिस्प्यूट जो फ्यूचर में होगा, इनमें से किसी भी डिस्प्यूट के लिए आर्बिट्रेशन में जाया जा सकता है। अगर ध्यान रहे, आर्बिट्रेशन के बाद उनके पास ये अधिकार होना जरूरी है कि वो उसके बाद कोर्ट जरूर जा सकते हैं अगर कोई खुश नहीं है तो। अगर ये अग्रीमेंट है कि आर्बिट्रेटर का डिसीजन फाइनल है और उसके बाद कोर्ट नहीं जाएंगे तो फिर वो गलत है। ठीक है। अगर कोर्ट जाने का अधिकार छीन लिया ना तो बस वॉइड हो जाएगा अग्रीमेंट। ठीक है। तो देखो a contract by which parties agree that any dispute between them in respect of any subject shall be referred to arbitration and that only the amount awarded in such arbitration shall be recoverable is a valid contract. Agreement to refer to present disputes to arbitration. Similarly, a contract by which parties agree to refer to arbitration any question between them which has already arisen or which may arise in the future is valid, but such a contract must be in writing. तो agreement to refer to past एंड फ्यूचर डिस्प्यूट्स टू आर्बिट्रेशन। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्या है, अग्रीमेंट्स विद अनसर्टेन मीनिंग्स। ये मैंने डिस्कस कर लिया था कि तुम जैसे याद करो, मैंने पिछली क्लास में बोला था कि तुम गए, तुमने मम्मी ने तुमसे क्या कहा था कि जाते जाते बेटा तेल बोलता हुआ जाइए दुकान पे, और तुमने सिर्फ बोल दिया तेल। कौन सा तेल? सर का तेल, मसाज का तेल, खाने का तेल, कौन सा तेल, तुम वो बता के नहीं गए। तो ये क्या हो गया, एक अनसर्टेन मीनिंग वाला अग्रीमेंट हो गया, जिसमें मीनिंग अनसर्टेन है तो ये अग्रीमेंट क्या होते हैं, वॉइड होता है। नेक्स्ट है अग्रीमेंट्स बाय वे ऑफ अ वेजर। तो वेजरिंग अग्रीमेंट होता क्या है? वेजरिंग अग्रीमेंट एक ऐसा अग्रीमेंट है जो कि कहता है कि अगर आपने किसी से किसी बात पे बिना बात की कोई शर्त लगा ली जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसमें आपका पैसे जीतने या हारने के अलावा कोई और मोटिव नहीं है, वो क्या होता है, एक वेजरिंग अग्रीमेंट। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम देखा होगा कि जो ये लॉटरी होती है, लॉटरी में क्या है, तुम एक लॉटरी की टिकट खरीदते हो और अगर लॉटरी का नंबर तुम्हारा लग गया तो तुम्हें पैसे मिल जाते हैं। तो ये क्या है, एक चांस के ऊपर है कि लॉटरी लग जाएगी या नहीं लग जाएगी। ठीक है। तो ये क्या है, लॉटरी लगना एक वेजरिंग अग्रीमेंट है। तुमने शर्त लगा ली कि इंडिया न्यूजीलैंड की सीरीज चल रही है तो कौन जीतेगा आज का मैच, इंडिया जीतेगी या न्यूजीलैंड जीतेगी, तुमने इस बात पे शर्त लगा ली। तो ये जो शर्त लगाई पैसों की, इसमें तुम्हारा क्या कोई इंटरेस्ट है कि इंडिया जीतेगी तो तुम्हें कुछ मिल जाएगा? नहीं। न्यूजीलैंड जीतेगी तो तुम्हें कुछ मिल जाएगा, या हार जाएगी तो कुछ मिल जाएगा? नहीं। क्या तुम ये जो इंडिया न्यूजीलैंड का जो मैच है इसका रिजल्ट चेंज कर सकते हो या अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो? नहीं। मतलब जो ये इवेंट है, ये इवेंट अनसर्टेन है कि तुम कह रहे हो इंडिया जीतेगी, ये कह रहा है न्यूजीलैंड जीतेगा। तो क्या हो रहा है, इवेंट अनसर्टेन है, हो भी सकता है कुछ, हो नहीं भी सकता। क्या दोनों में से किसी का भी इवेंट पे कंट्रोल है? नहीं। तुम्हारा पैसे जीतने के अलावा कोई और दिलचस्पी है? नहीं। क्या ये इवेंट फ्यूचर का है? मैच फ्यूचर में होगा, पास्ट का तो नहीं ना, क्योंकि पुराने मैच में सट्टा लगा रहे हो तो रिजल्ट पता है कि कौन जीता था। तो एक इवेंट क्या है, फ्यूचर का इवेंट है। तो अगर आप इस तरीके की कोई भी अग्रीमेंट करते हो तो इसको क्या बोलते हैं हम, वेजरिंग अग्रीमेंट। ठीक है। जो आपस में दोस्तों से शर्त लगा लेते हो, आज बारिश होगी, आज बारिश नहीं होगी, लगी 100 की, और ये तुमने शर्त लगा ली। तो बताओ क्या तुम्हारा कोई बारिश में दिलचस्पी है? नहीं। क्या बारिश को कंट्रोल कर सकते हो?
नहीं। क्या बारिश फ्यूचर का इवेंट है? क्या तुम्हें इसमें जीतने या हारने में पैसे देने पड़ेंगे? हाँ। क्या 50-50 चांसेस है जीतने और हारने के? तो फिर ये क्या हो गया, एक वेजरिंग एग्रीमेंट हो गया। ठीक है, तो देखो अ वेजर इज एन अग्रीमेंट बाय विच मनी इज पेबल बाय वन पर्सन टू अनदर ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। तो एक ऐसा अग्रीमेंट जिसमें पैसा दिया जाएगा एक इंसान को के द्वारा दूसरे इंसान को, कब? जब कोई इवेंट होगा या नहीं होगा, और वो इवेंट क्या है? फ्यूचर का इवेंट है, और वो इवेंट अनसर्टेन है। ठीक है, तो द एसेंस ऑफ गेमिंग एंड वेजरिंग इज दैट वन पार्टी इज टू विन एंड द अदर टू लूज अपॉन अ फ्यूचर इवेंट which at the time of the contract is of an uncertain nature. That is to say, if the event turns out one way, A will lose, but if it turns out the other way, he will win. तो ठीक, अब इसके वो पढ़ लो जल्दी से कैरेक्टरिस्टिक्स। द कंसिडरेशन ऑफ द प्रॉमिस अंडर अ वेजिंग एग्रीमेंट इज टू पे और गेट मनी, आगे लिख लो, और मनीज वर्थ, और मनीज वर्थ। तो इसके अंदर कंसिडरेशन मतलब आपको क्या मिल रहा है, या तो आप पैसे दोगे या पैसे लोगे, या मनी के वर्थ में कोई भी चीज लोगे, या तो सामान ले लोगे, उसकी कोई घड़ी उठा लोगे, उसकी गाड़ी ले जाओगे, उसका घर ले जाओगे, बदले में कुछ लोगे। तो इसके अंदर आपकी कंसिडरेशन क्या है? कुछ पैसे देने या पैसे लेने पड़ रहे हैं। आपको पैसे के अलावा इसके अंदर कोई दिलचस्पी नहीं है। द मनी इज पेबल ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। पैसा कब दिएगा? या तो वो इवेंट जब होगा या इवेंट जब नहीं होगा। The agreement depends on a future and uncertain event. इवेंट कैसा होगा? फ्यूचर का इवेंट, और वो इवेंट है अनसर्टन, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। नेक्स्ट, द एसेंस ऑफ गेमिंग एंड वेजरिंग इज दैट वन पार्टी इज टू विन एंड द अदर लूज। ठीक। नेक्स्ट, इन वेजिंग एग्रीमेंट नो पार्टी हैज कंट्रोल ओवर द इवेंट। पार्टी, दोनों में से किसी भी पार्टी का उस इवेंट पे कोई कंट्रोल नहीं है। Next, commercial transactions are valid, but to pay price differences in a wagering agreement is void. मतलब आप कह रहे हो कि सामान के दाम ऊपर नीचे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, तुमने कहा कि देखना अभी 4 दिन बाद पेट्रोल के प्राइसेस ऊपर चले जाएंगे और पेट्रोल के प्राइसेस नीचे चले जाएंगे। एक बंदा कह रहा नहीं ऊपर जाएंगे, एक बंदा कह रहा नीचे जाएंगे। तो तुम क्या डिसाइड कर रहे हो कि प्राइस में जितना भी चेंज आएगा उतना पैसा तुम मुझे दे दोगे। जैसे फॉर एग्जांपल, एट प्रेजेंट पेट्रोल की प्राइस नोएडा में करीब इतनी है, 96.79 या 96.59 के आसपास ये पेट्रोल की प्राइस चल रहा है। ठीक है, तो तुम आपस में शर्त लगाते हो कि देखना एक महीने के अंदर पेट्रोल का प्राइस, एक बंदा कह रहा है 91.79 हो जाएगा, और एक बंदा क्या कह रहा है कि इसका प्राइस 105.79 हो जाएगा। ठीक है, अब तुम्हारा पेट्रोल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हारा बस इंटरेस्ट है ऊपर नीचे जाने में, ऊपर गया या नीचे गया। ठीक है, तुम कह रहे हो ऊपर जाएगा, वो दूसरा तो साथ वाला कह रहा है नीचे जाएगा। तो और अग्री क्या कर रहे हो कि जितने का भी डिफरेंस आएगा प्राइस में उतने पैसे तू मुझे देगा, जितने से भी चेंज आया। तो अगर तुम कह रहे हो बढ़ गया और एक्चुअल में प्राइस बढ़ गया, तो जितना भी प्राइस बढ़ गया उतना पैसा वो तुम्हें दे रहा है, या जितना भी प्राइस घट गया उतना पैसा तुम उसको दे रहे हो। तो अगर ये डिफरेंस डिसाइड करो कि प्राइस डिफरेंस को पे करेंगे, तो ये भी क्या है, एक वॉइड एग्रीमेंट है। बट कुछ कमर्शियल ट्रांजैक्शन जो वैलिड होती है, इनको हम आगे चल के देखेंगे। शेयर मार्केट में होता है ये, शेयर मार्केट में ये चीज हो सकती है, ऐसी अलाउड होती है। सारे वॉइड नहीं है, वेजिंग एग्रीमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं। हाँ, तो इस शर्त के अंदर चीजें हैं, शर्त की जो नेचर है उसके अंदर होता क्या क्या है वो चीजें डिस्कस हो रही हैं। हाँ हाँ, आगे, देर इज नो इंटरेस्ट अदर देन लूजिंग और विनिंग मनी। आपका पैसे जीतने या हारने के अलावा कोई और इंटरेस्ट नहीं है। एक 8वां पॉइंट और लिख लो, देर आर म्यूचुअल चांसेस, देर आर म्यूचुअल चांसेस ऑफ विनिंग and losing money.
ये 7वां पॉइंट शायद ना हो बुक्स में, इसको भी लिख लो, ये शायद 7th पॉइंट नहीं हो, लिख लिया 7th पॉइंट भी। तो अगर वेजिंग एग्रीमेंट में ये सब चीजें हैं तो हम क्या कहेंगे कि ये वॉइड एग्रीमेंट है, ठीक है। अच्छा, तो मुझे बताओ, ये हो तुम और ये है भुवन। ये भुवन शायद तुम्हें याद नहीं आ रहा होगा, ये भुवन है लगान पिक्चर का, आमिर खान। याद आया? याद आया ना? देखिए लगान देखिए, नहीं देखी? कौन सी पिक्चर देखी तूने? है इतनी अच्छी अच्छी पिक्चर तूने नहीं देखी? तो लगान पिक्चर में भुवन था, याद करो भुवन कौन था? उसको एक किसान था और उसको वो ब्रिटिशर्स से उसने क्रिकेट मैच करके जीता था कि वो अब उस ज़मीन पे जिस पे वो खेती करते हैं उस पे वो टैक्स नहीं पे करेंगे, उसका प्रोड्यूस उनको नहीं देंगे और टैक्सेस वगैरह नहीं देंगे, ठीक है। तो क्या था इस पिक्चर में कि बहुत सालों से, बहुत टाइम से बारिश नहीं हुई थी, जिस वजह से फसल नहीं उग रही थी और जो भी आता था वो इन्हीं के लिए काफ़ी होता था। बाकी ब्रिटिशर्स क्या करते थे, इनसे खूब हैवी टैक्सेस लेते थे और टैक्सेस के फॉर्म में क्या, अनाज ले जाते थे और ये भूखे मरते थे, ठीक है। तो भुवन याद आ गया होगा। अब ये हो तुम और यह भुवन। अब तुम्हारे बीच में शर्त लगी बारिश की, ठीक है। ये लो मैंने बादल बना दिया, ठीक है, ये बादल है और तुम्हारे बीच में शर्त लगी है बारिश की। तुम कह रहे हो बारिश नहीं होगी और भुवन कह रहा है कि बादल देखो काले काले, काले मेघा पानी तो बरसाओ। और भुवन क्या कह रहा है, बारिश होगी। और तुम्हारी इस बात पे लग गई 500 रुपए की, ठीक है। बताओ ये जो तुमने शर्त लगाई भुवन के साथ, ये वैलिड है या नहीं, मतलब वॉइड है या वैलिड है? वॉइड है, वॉइड है, वॉइड है। तुम्हारे बीच और भुवन के बीच में ये जो शर्त लगी है ये वैलिड है, वॉइड नहीं है। क्यों सर? देखो ना सर, यहाँ पे इन हमारे बीच में एक शर्त लगी है, क्या? कि पैसे पे करेंगे, हैं? ये पैसे कब पे करेंगे? ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पे, या तो हैपनिंग पे या फिर नॉन हैपनिंग पे पैसा देंगे, ठीक। फिर ये इवेंट क्या है, एक फ्यूचर इवेंट है और अनसर्टेन भी है, फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट है। फिर सर इस इवेंट पे हमारा दोनों में से किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है, हमारा किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। इसमें दोनों के म्यूचुअल चांसेस ऑफ विनिंग है। म्यूचुअल चांसेस का मतलब है दोनों के 50-50% चांसेस हैं जीतने और हारने के, म्यूचुअल चांसेस ऑफ विनिंग है, ठीक है। तो फिर सर ये तो वेजरिंग है, बट मैं फिर भी कह रहा हूं ये वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं है, क्योंकि तुम देखो अगर बारिश होती है तो भुवन को 500 रुपये तो मिलेंगी, है कि नहीं? 500 रुपये तो मिलेंगी, बट साथ ही साथ बारिश होने से भुवन के खेत में पानी गिरेगा, बारिश होगी और वो जब खेत में पानी गिरेगा तो क्या होगा, फसल उगेगी। तो भुवन का पैसों के अलावा भी इंटरेस्ट है बारिश में, पैसे जो 500 रुपए हैं ये जो मिल रहे हैं इसके अलावा भी इंटरेस्ट है बारिश में, कि अगर बारिश होगी तो क्या होगा, खेत में पानी गिरेगा और उसकी जो फसल है वो उग के आएगी और वो फिर वो फसल बेच पाएगा। तो ही हैज मोर देन इंटरेस्ट इन विनिंग और लूजिंग मनी, मतलब मनी या पैसे की वर्थ से के अलावा भी उसकी दिलचस्पी है। और हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देयर इज नो इंटरेस्ट अदर देन लूजिंग और विनिंग मनी। तो हम क्या कह सकते हैं, भुवन हैज अदर इंटरेस्ट्स अदर देन विनिंग और लूजिंग मनी। आया समझ? सर ये वेजर एग्रीमेंट सर वैलिड है? ये वेजरिंग नहीं है। नहीं वैसे जो अभी आपने बताया वो उसकी बात नहीं कर रहा सर, ये जो बोल रहा हूँ वेजरिंग एग्रीमेंट वैलिड है? नहीं है, वॉइड है।
कितनी बार बताऊं, कहाँ है तेरा दिमाग? तो सर जो आपने शर्त बताया उसमें शर्त बताया था, आपने बताया था अगर ये क्या कहते हैं, अगर इसका इंटरेस्ट नहीं होता तब ये वैलिड हो जाता है। तब ये वॉइड हो जाता, अभी वैलिड है। अच्छा मैं समझ रहा हूँ सर वैलिड है। अभी वैलिड है क्योंकि भुवन का बारिश में इंटरेस्ट है, मतलब सिर्फ पैसे जीतने में उसकी दिलचस्पी नहीं है, बारिश में भी दिलचस्पी, क्योंकि बारिश होगी तो उसको और भी फायदे होंगे। तो दिस इज अ वैलिड अग्रीमेंट, वेजरिंग नहीं काउंट होगा। बट अगर उसका सिर्फ और सिर्फ इतना होता, अगर मान लो भुवन नहीं और तू होता, तो तेरा कोई बारिश में इंटरेस्ट है? नहीं। तुझे भीगना है? तुझे खेती बाड़ी करनी है? नहीं। कपड़े धोने बारिश में निकल गए? नहीं ना, बस। तो तेरे तब ये क्या हो जाता? वॉइड अग्रीमेंट हो जाता, वेजरिंग हो जाता ये। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब कुछ चीजों को, 4-5 चीजों को वेजरिंग नहीं बोला गया। पहला है शेयर्स। तो देखो, शेयर मार्केट में शेयर्स के प्राइसेस ऊपर या नीचे जाते रहते हैं। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस से या अलग अलग तरीकों से कोशिश करते हैं प्रिडिक्ट करने की कि आज मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। तो शेयर्स में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो वो भी क्या कर रहे हो, एक तुक्का लगा रहे हो, एक तरीके से सट्टा ही है कि ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। तो शेयर्स को एक्सेप्शन में डाल दिया कि शेयर्स में अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो वो वैलिड है, उसको वेजरिंग नहीं मानेंगे। दूसरा, गेम्स ऑफ स्किल। कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जिसमें आप अपने स्किल्स का यूज कर रहे हो, आप प्राइज या कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करो जिनमें गेम्स ऑफ स्किल हैं, जैसे कि पिक्चर पजल्स, एथलेटिक कॉम्पिटिशन्स, इनमें अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो और इनमें प्राइज मनी डज नॉट एक्सीड 1000 रुपीज, तो आप इनके अंदर वो कर सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो और आप इनमें जीत सकते हो। ठीक है, बट अगर आप फॉर एग्जाम्पल, तुमने देखा होगा न्यूज़पेपर में सुडोकू आता है, देखा तुम लोगों ने? अब है अजीब से ही होता है, आसान होता है, कुछ नहीं होता। सुडोकू बहुत आसान है। तो सुडोकू जो है, अगर ये सुडोकू का तुम सॉल्यूशन भेजो, तो अगर न्यूज़पेपर वाले कह रहे हैं कि जो उसका सॉल्यूशन भेजेगा उसके चांसेस हैं कि वो 500 रुपये इनाम जीत सकता है। ठीक है, तो क्या न्यूज़पेपर सिर्फ तुम्हारे घर पे ही आता है, औरों के घर पे भी आता है? तो मान लो सुडोकू बहुत लोगों ने सॉल्व किया, क्योंकि अकेले तुम्हें तो नहीं सॉल्व करना था, 1000 लोगों को सॉल्व करना था। मान लो सुडोकू सॉल्व करके 10,000 लोगों ने इसका सॉल्यूशन भेजा, किसको? एडिटर को, न्यूज़पेपर के एडिटर को, कि लो हमने इसको सॉल्व कर दिया है, हमारे 500 रुपये दो। तो न्यूज़पेपर वालों ने क्या कर रखा था कि 1 लकी विनर विल गेट 500। देखा ना तुम लोगों ने, 1 लकी विनर विल गेट 500। तो एडिटर के पास तुम्हारे 10,000 लोगों के सॉल्यूशन पहुंचे, जिसमें से एक तुम भी हो। तो यहां पे अगर एडिटर ध्यान से देखो तो वो जिनके भी आंसर्स आए हैं उन सभी का नाम एक बोल में डालेगा, उसको बोल को हिला के, और उस बोल में से एक पर्ची निकाल लेगा, जिसका भी नाम आएगा वो जीत जाएगा। ठीक, तो उसको क्या बोलेंगे हम? लॉटरी। सोचो ना, अगर 10,000 लोगों के नाम है, 10,000 लोगों के आंसर सही हैं और जीतेगा कोई एक, तो क्या कर रहा है? बोल में डाल के बोल को शेक करेगा और फिर उसमें से नाम निकालेगा। तो वो क्या कर रहा है? लॉटरी तो है, चांसेस हैं कि तुम्हारा नाम आ जाए, चांसेस हैं कि नहीं आए, और सभी के बराबर चांसेस हैं। तो ये एक लॉटरी है और ये वेजरिंग में काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वेजरिंग में काउंट हो जाएगा और ये वॉइड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर कोई भी गेम्स ऑफ स्किल हैं जिनमें भी आपको स्किल्स का यूज करना, जैसे एथलेटिक कंपटीशन, भाग रेसिंग की कंपटीशन है, या कुश्ती है, या बॉक्सिंग है, कोई भी एथलेटिक कोई भी कंपटीशन है, अगर उसके अंदर प्राइज मनी, गेम्स ऑफ स्किल में अगर प्राइज मनी
डज नॉट एक्सीड 1000 रुपीज, 1000 रुपये से ज़्यादा तक की प्राइज मनी नहीं है, तो फिर इसको वेजर नहीं बोला जाएगा। बट अगर 1000 रुपये से ज़्यादा का हो गया तो उसको क्या बोलेंगे हम, वेजरिंग। नेक्स्ट है स्टैट्यूटरी एक्सेप्शन। ये बहुत ही बकवास एक्सेप्शन है, तुम जब सुनोगे तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। क्या है एक्सेप्शन, कि अगर तुम घोड़ों की रेस पे बैटिंग करोगे, तुमने एक फिल्म देखी है रेस, सैफ अली खान की है, सैफ अली खान है इसमें और अक्षय खन्ना था स्टार्टिंग में, सैफ अली खान, अक्षय खन्ना, बिपाशा बासु और कटरीना कैफ, ठीक है। तो इस फिल्म में सैफ अली खान घोड़ों की रेस पे बैटिंग करता था, ठीक है, कौन सा घोड़ा जीतेगा कौन सा घोड़ा हारेगा, ठीक है। तो अगर तुम घोड़ों की रेस पे बैटिंग करते हो और बेट करते हो 500 रुपये या उससे कम, तो ये एक वेजरिंग अग्रीमेंट माना जाएगा। बट अगर घोड़े की रेस पे तुम 500 से ज्यादा की बैटिंग करते हो तो उसको वेजरिंग नहीं मानेंगे। समझ में आ रहा है? अगर मान लो तुमने घोड़े की रेस पे शर्त लगाई 2 लाख रुपए की, तो ये वैलिड है, वैलिड है। अब तेरी समझ में आया नालायक, इतनी देर से कह रहा हूं। अगर 2 लाख रुपए की बैटिंग करोगे घोड़े की रेस पे तो ये वैलिड है। बट अगर तुम बैटिंग करते हो 500 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए, तो ये वेजरिंग है। तो 500 से कम की बैटिंग लगाओगे तो वेजरिंग है, 500 से ज्यादा की बैटिंग लगाओगे तो वैलिड है। ये पता बेसिकली हुआ कब था, जब विजय माल्या, किंगफिशर का जो मालिक कहता है, जो अब तो नहीं है मालिक वैसे, विजय माल्या जब हुआ करता था ना पावर में, या जब वो ज्यादा अपना उसमें वो था, सही से करता था जब, तब वो बहुत ज्यादा बैटिंग करता था घोड़ों की रेस पे। तो अब वो क्योंकि इतना पावरफुल है, पैसों वाला है, तो वो अपने देश के मंत्रियों को खरीद के उसने ये लॉ पास करवा लिया था, अपना मंत्रियों को खरीद लिया या मंत्रियों को वो करवा दिया कि भाई इसको लीगल कर दो, तो उन्होंने उसको लीगल कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। आप इंश्योरेंस ले रहे हो तो वो वेजरी में काउंट नहीं होगा। देखो वेजरी में, इंश्योरेंस में भी तो देखो बीमार हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकते हो, ठीक है। इंश्योरेंस उसका अपनी हेल्थ का लेते हो, अपने फोन का इंश्योरेंस लेते हो, अगर फोन गिर के टूट गया तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी, ठीक है। ये भी वेजरी में कहीं ना कहीं दिखता है, कंट्रोल नहीं है इस इवेंट के ऊपर, गिर भी सकता है नहीं भी सकता, तुम्हारा कंट्रोल नहीं है फोन, ठीक। फ्यूचर का इवेंट है, अनसर्टेन है, कंट्रोल नहीं है, म्यूचुअल चांसेस हैं। बट इसके अंदर एक चीज है, तुम्हारा अपने फोन में इंटरेस्ट है या नहीं, है ना। तो इंश्योरेंस एक एक्सेप्शन है। प्लस इंश्योरेंस से सोसाइटी का बेनिफिट होता है, बट दूसरे सट्टों से, दूसरे कुछ क्रिकेट में सट्टा लगाते हो तो उससे सोसाइटी का भला नहीं होता। फिर इंश्योरेंस जब लेते हो तो पहले आप प्रीमियम पे करोगे, उसके बाद वो आपको कवर देगा, इंश्योरेंस कवर देगा। सट्टा जब लगाते हो तो क्या तुम पहले कुछ देते हो और फिर सट्टा लगाते हो? नहीं, देना कब पड़ता है? जब वो चीज हो जाए या वो चीज ना हो, है ना। तो इंश्योरेंस के अंदर देख रहा होगा कि इंश्योरेंस और सट्टे में फर्क है, सिमिलर सा लगता है बट फर्क है। इसलिए क्या बोला कि इंश्योरेंस एक वेजिंग एग्रीमेंट नहीं है। नेक्स्ट है चिट फंड। चिट फंड भी इसके अंदर काउंट नहीं होता। चिट फंड वो हो जाए, जैसे तुम देखा है तुम्हारी मम्मी की किट्टी पार्टी होती है, कभी देखा है मम्मी की किट्टी पार्टी होती है, या जिसको बोलते हैं पापा लोग कमेटी डाल रहे हैं, मम्मी ने कमेटी डाली है, तो वो जो कमेटी डालते हैं मम्मी, या जो चिट जो होती है किट्टी पार्टी होती है, वो चिट फंड के अंदर काउंट होता है। चिट फंड को एक्सेप्शन में डाल दिया है, ठीक है। पता है ना कमेटी क्या होता है, चिट फंड क्या होता है? कमेटी पता है ना, मम्मी 20 लोग मिल जाते हैं और हर महीने आके 20,000 रुपये, 10,000 रुपये, जो भी उनकी हैसियत होती है उस हिसाब से हर महीने उतना पैसा डालते हैं। नहीं, वो उसकी आप ऑर्गेनाइजेशन बना लो, अगर चिट फंड सोसाइटी होती है, अगर वो बना लोगे तो कर सकते हो, रजिस्टर करवा लोगे तो कर सकते हो। हाँ, तो वही तो डाला उन्होंने कि चिट फंड वेजरी में काउंट नहीं होता, ठीक है। तो देखो कितना रह गया हमारा, जल्दी से कंप्लीट करते हैं, आ जाओ। इंश्योरेंस और वेजिंग एग्रीमेंट में डिफरेंस देख लेते हैं जल्दी से। देखो क्या कह रहा है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस क्या है? इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू इंडेमनीफाई द लॉस। इंश्योरेंस में क्या होता है? इंडेमनीफाई का मतलब क्या होता है?
मेक गुड द लॉस। कहने का मतलब है आप लॉस से पहले जिस स्थिति में थे, जिस सिचुएशन में थे, आप उसी सिचुएशन में वापस आ जाओ। जैसे तुमने अपने फोन का इंश्योरेंस लिया, तो जब तक फोन गिरा नहीं था तब तक फोन ठीक था, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या कह रही है कि हम आपको उसी सिचुएशन में वापस ले आएंगे जिस सिचुएशन में आप नुकसान से पहले थे। तो नुकसान से पहले फोन एकदम ठीक था, स्क्रीन ठीक थी, वो सब कुछ काम कर रहा था, तो वो आपको इंडेमनीफाई कर रहे हैं, आपके वो नुकसान को ठीक कर रहे हैं। ठीक है। वेजरिंग में क्या है? इट इज अ प्रॉमिस टू पे मनी और मनी इज वर्थ ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। कंसिडरेशन, इंश्योरेंस में पहले प्रीमियम पे करोगे, उसी के बाद कॉम्पेंसेशन मिलता है। वेजरिंग में कुछ नहीं देते, आप पहले कुछ देते नहीं हो, ना सामने वाला कुछ देता है। इसमें पैसा पे ही बाद में किया जाता है जब वो इवेंट हो जाए या इवेंट ना हो। इंश्योरेबल इंटरेस्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस में आपका जिस चीज का भी इंश्योरेंस ले रहे हो, आपका उस चीज में इंटरेस्ट है। गाड़ी का इंश्योरेंस ले रहे हो तो गाड़ी में इंटरेस्ट है, फोन का इंश्योरेंस ले रहे हो फोन में इंटरेस्ट है, हेल्थ का इंश्योरेंस ले रहे हो तो अपनी सेविंग्स में इंटरेस्ट है, जो तुमने पैसा जोड़ रखा है वो खर्च ना हो जाए तो उसके ऊपर इंटरेस्ट है तुम्हारा, उसमें तुम्हारी दिलचस्पी है बचाने की। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस में पार्टी के पास किसी भी तरीके से कोई इंटरेस्ट है, बट वेजरिंग में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है अदर देन विनिंग और लूजिंग मनी। पैसे जीतने हारने के अलावा आपका कोई दिलचस्पी नहीं है। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस। अगर लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ दो तो उसके अलावा जितने भी इंश्योरेंस होते हैं वो इंडेमनीफाई करते हैं इंश्योर्ड पर्सन को अगेंस्ट द लॉस। मतलब सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसी चीज है जो आपको उस सिचुएशन में वापस नहीं ले जा सकती जिस सिचुएशन में आप लॉस से पहले थे, बट बाकी की सारी पॉलिसीज में आप सिचुएशन वापस कर सकते हो, वापस रिवर्स कर सकते हो। अब इसको ऐसे समझो, इंडेमनीफाई का मतलब क्या बोलता मैंने? मेक गुड द लॉस, लॉस से पहले जिस सिचुएशन में था वापस आ जाओगे। एक बात बताओ, लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है? जब कोई मर जाए तो फिर उसकी डेथ के बाद उसके घर वालों को पैसे मिलते हैं। इंश्योरेंस कंपनी क्या मरे हुए को वापस ला सकती है? तो लॉस से पहले, मरने से पहले की सिचुएशन के वापस कर सकते हैं वो? कैसे इंसान को जिंदा कर सकते हैं? नहीं। इसीलिए बोल रहे हैं वो एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस, सिवाय लाइफ इंश्योरेंस के बाकी की जितनी भी इंश्योरेंस होती हैं उनके अंदर आप उस सिचुएशन में वापस ले जा पाते हो इंसान को जिस सिचुएशन में वो लॉस से पहले था। और यहाँ पे क्या है, जो लूजर है उसको क्या करना है? हैज टू पे द फिक्स्ड अमाउंट ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ द अनसर्टेन इवेंट। ये एक वैलिड है और इन्फोर्सेबल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस क्या है? वैलिड है और लॉ इसको इन्फोर्स करता है। ये वॉइड है, लॉ मतलब वेजरिंग, और अनइन्फोर्सेबल है। प्रीमियम, इसके अंदर हम प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं बेस्ड ऑन साइंटिफिक एंड एक्चुअल कैलकुलेशन ऑफ रिस्क। प्रीमियम जो होता है इंश्योरेंस पॉलिसी में वो प्रॉपरली एक एक्चुअली कैलकुलेट करता है रिस्क के हिसाब से, और वो प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। सट्टा जब लगाते हो तो क्या दिमाग लगाते हो? नहीं, बस कुछ भी बोल देते हो। लगी 100 की, लगी 2 लाख की, लगी 5 लाख की, तो क्या कर रहे हो? उसके अंदर कोई लॉजिकल कैलकुलेशन नहीं होती कितना अमाउंट पे किया जाएगा। पब्लिक वेलफेयर के लिए होती है पॉलिसी। इंश्योरेंस पॉलिसी आर बेनिफिशियल टू द सोसाइटी और दे हैव बीन रिगार्डेड एज अगेंस्ट द पब्लिक वेलफेयर। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। इफेक्ट ऑफ वेजिंग एग्रीमेंट। तो अग्रीमेंट, वेजिंग एग्रीमेंट क्या है? वॉइड है। इट विल नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट्स ऑफ लॉ। इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात, वेजिंग एग्रीमेंट्स आर ऑफ बाय लोकल नेचर नॉट ओनली वॉइड बट ऑल्सो इलीगल। Though waging agreements are void, collateral transactions to it would be valid. Thus, a broker in a waging transaction can recover his brokerage. Similarly, a principal can recover from his agent the price money received by him on account of a waging transaction. Thus, waging agreements are void but not illegal. तो देखो, अगर तुम क्रिकेट मैच पे सट्टा लगा रहे हो, और कहाँ लगा रहे हो? महाराष्ट्र में या गुजरात में, अगर तुम मैच पे सट्टा लगाओगे तो ये क्या है? एक वेजिंग एग्रीमेंट है ना? वेजिंग एग्रीमेंट क्या होगा? वॉइड होगा। बट क्योंकि तुम सट्टा लगा रहे हो महाराष्ट्र और गुजरात में से कहीं पे भी, तो फिर ये साथ साथ इलीगल भी हो जाएगा। अगर यही सट्टा क्रिकेट मैच पे तुम दिल्ली में लगा लो
नोएडा में लगा लो, तो ये सिर्फ वॉइड है, इलीगल नहीं है, ठीक है। बट अगर महाराष्ट्र या गुजरात में लगाओगे तो फिर इलीगल भी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब वेजरिंग एग्रीमेंट के साथ अगर कोई ट्रांजैक्शन जुड़ी हुई है वो ट्रांजैक्शन वैलिड रहेगी। ध्यान से देखना, ये हो तुम और ये हूं मैं, ठीक है। और तुम्हारी और मेरी शर्त लग गई कि भाई बारिश होगी या नहीं होगी, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि बारिश होगी, तुम कह रहे हो बारिश नहीं होगी, और हमारी शर्त लग गई 500 रुपए की, ठीक है। और मान लो बारिश हो गई, मान लो कि बारिश हो गई, तो कौन किसको पैसे देगा? तुम मुझे पैसे दोगे, तुम मुझे पैसे दोगे 500 रुपए, ठीक है। अब मान लो कि तुम्हारे पास खुद नहीं है ये पैसे देने के लिए 500 रुपए, तुमने ये 500 रुपए अपने फ्रेंड से उधार पे लिए हैं, ठीक है। तो तुम मुझे 500 रुपए तो दे दोगे, ठीक है। तो हमारे बीच में जो ये एग्रीमेंट है ये वॉइड है, ठीक है। तो अगर तुमने मुझे 500 रुपए दे दिए और आगे चल के तुम मुझसे 500 रुपए वापस मांगने आते हो और कोर्ट केस करते हो मुझ पे, तो क्या मुझे 500 रुपए वापस देने पड़ेंगे? नहीं। क्यों नहीं? तो void तो है but enforceable by law नहीं है। तो वॉइड तो होता ही वो चीज है जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता। सॉरी सर, जब लॉ नहीं अलाउ नहीं करा तो पैसे क्या आएंगे? जब कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना तो फिर तो 500 रुपए तुमने मुझे दे दिया, अब क्या कह रहे हो कि जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना तो पैसे वापस करो, तो मुझे 500 रुपए वापस देने पड़ेंगे या नहीं? restitution is not allowed। मुझे 500 रुपए वापस नहीं देने पड़ेंगे, क्योंकि हम जो ये एग्रीमेंट कर रहे हैं कि वॉइड एग्रीमेंट है, और वॉइड एग्रीमेंट में रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट इज नॉट अलाउड। जो आपने दे दिया आपको वापस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मुझे ये 500 वापस तुम्हें नहीं देने। अच्छा, क्या तुम्हें अपने दोस्त को ये 500 रुपए जो तुमने लोन लिया, क्या ये वापस करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। तो तुम्हारे और तुम्हारे दोस्त के बीच में जो ट्रांजैक्शन है ये है कोलैटरल ट्रांजैक्शन, मतलब मेन ट्रांजैक्शन से जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं। तो ये जो ट्रांजैक्शन है ये कोलैटरल ट्रांजैक्शन वैलिड है। अगर इलीगल होता तो फिर ये भी फिर नहीं होता। अगर ये इलीगल होती, तुम्हारे और मेरे बीच की जो एग्रीमेंट अगर ये इलीगल है तो ये भी इलीगल हो जाती और फिर तुम्हें वापस देने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो कोलैटरल ट्रांजैक्शन जो है साथ में जुड़ी हुई वो वैलिड रहती है, बट जो मेन ट्रांजैक्शन है वो वॉइड रहती है। बट अगर महाराष्ट्र या गुजरात में करोगे तो फिर वॉइड भी है और इलीगल भी है। आगे, अगर सरकार के द्वारा चलाई गई एक लॉटरी है तो क्या वो लॉटरी वैलिड होगी? सोचो, यूपी गवर्नमेंट एक लॉटरी चला रही है, क्या ये वैलिड होगी? होगी। यही चीज कोर्ट ने भी बोली है कि अगर आपके स्टेट गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोई स्पॉन्सर करके कोई लॉटरी चलाती है तो वो लॉटरी वैलिड है, अदरवाइज कोई और है एवी रैंडमली किसी ने चला ली तो वो लॉटरी वॉइड है, ठीक है। नेक्स्ट है स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शंस। स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन मतलब क्या होता है? आप तुक्का लगा रहे हो, स्पेक्युलेट कर रहे हो, तुक्का लगा रहे हो कि ऊपर जाएगा किसी चीज का दाम या नीचे जाएगा। जैसे शेयर मार्केट में भी होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर इंडिया पाकिस्तान की जंग हो जाए तो शेयर मार्केट नीचे चली जाएगी तुरंत, या अगर जंग के आसार दिखने लग जाए ना कि हाँ भाई इंडिया पाकिस्तान की जंग होने वाली है, तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली लोगों के दिमाग में क्या आएगा? जंग होगी, इंडिया का नुकसान होगा, तो फिर शेयर मार्केट नीचे आने लग जाती है, लोग अपने आप से एस्टिमेट लगाने लग जाते हैं। या अगर दिख जाए कि इंडिया और यूएसए के रिलेशंस इंप्रूव होने वाले हैं, बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट आने वाली है, तो अगर लग रहा है कि हाँ न्यूज ऐसी चल रही है तो लोग क्या करते हैं? लगने लगता है कि भाई शेयर्स का प्राइस बढ़ने वाला है। तो स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन में क्या होता है? आप स्पेक्युलेट करते हो, आप एस्टिमेट लगाते हो, तुक्का लगाते हो, अजम्पशंस लेते हो, कुछ प्रिज्यूम करते हो चीजें, ठीक है, कि क्या होने वाला है, ठीक है। तो वेजिंग एग्रीमेंट्स आर वॉइड, speculative transactions are generally valid. It is sometimes difficult to distinguish between a speculative transaction and a waging transaction. A speculative transaction must have two elements, namely
म्यूचुअल इंटेंशन ऑफ द पार्टीज टू अक्वायर और डिलीवर द कमोडिटीज एंड अंडरटेकिंग ऑफ रिस्क अराइजिंग फ्रॉम मूवमेंट इन प्राइसेस। ठीक है, तो वेजरिंग स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन में दो चीज होती है, पहला आप रिस्क उठा रहे हो कि या तो प्राइस ऊपर जाएगा या प्राइस नीचे जाएगा, बट दूसरी चीज के अंदर क्या होती है कि आप अपने ऊपर एक जिम्मेदारी भी लेते हो कि जो भी कुछ होगा मैं कमोडिटी जो भी सामान है वो डिलीवर भी करूंगा। बट जब आप सट्टा लगाते हो तो सट्टे में आप सिर्फ रिस्क ले रहे हो प्राइस के ऊपर ही नीचे जाने का, उसके अंदर आप कोई चीज डिलीवर नहीं कर रहे, सिर्फ प्राइस पैसे का ही लेन देन है। ये तो डिस्कस किया था ना कि देयर इज नो इंटेंशन अदर देन विनिंग और लूजिंग मनी, सिर्फ पैसा दिया या लिया जाएगा और कुछ नहीं होगा, उसके अंदर सामान नहीं दिया जाएगा। ठीक है, लास्ट है, बस खत्म करते हैं। रेस्टिट्यूशन, रेस्टिट्यूशन मतलब क्या होता है, गिविंग बैक। तो रेस्टिट्यूशन के रूल्स क्या है, अगर एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हमने डिस्कस किया था, जो पार्टी अग्रीड पार्टी है, इंजर्ड पार्टी है, तो क्या वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में रेस्टिट्यूशन मिलता है? क्या वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट अलाउड होता है? यस। मतलब आपने अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया है तो जो पार्टी को आपका सामान मिल गया था, जिसने आपके साथ गलत किया, वो पार्टी आपको पैसा वापस, आपकी जमीन वापस करेगी फॉर एग्जांपल, और आपने अगर उससे कोई पैसे लिए थे तो वो पैसे आप वापस करोगे। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में रेस्टिट्यूशन बेनिफिट होता है। ठीक है, साथ साथ अगर आपको कोई नुकसान हुआ है, उस इंसान ने आपको डराया धमकाया, आपको मारा पीटा, आपके कुछ और डैमेज पहुंचाया, तो वो भी आप उससे ले सकते हो। ठीक है, अच्छा, वॉइड अग्रीमेंट में क्या रेस्टिट्यूशन अलाउड होता है? वॉइड अग्रीमेंट में क्या रेस्टिट्यूशन अलाउड होता है? नहीं। अगर आपको पहले से पता है कि जो आप अग्रीमेंट कर रहे हो वो गलत है, वो वॉइड है, फिर भी आप कर रहे हो, तो उसके अंदर रेस्टिट्यूशन बेनिफिट अलाउड नहीं होता। बट अगर आपको पहले से नहीं पता, बाद में पता चलता है कि जो आपने अग्रीमेंट किया था वो वॉइड है, तो उस केस में रेस्टिट्यूशन अलाउड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अग्रीमेंट किया कि मैं तुम्हें बेचूंगा एक घोड़ा और तुम मुझे दोगे उस घोड़े के पैसे। अब हम दोनों को ये बात नहीं पता कि जो घोड़ा मैं तुम्हें बेच रहा हूं वो ऑलरेडी मर चुका है। ठीक है, तो ये क्या है, जो सब्जेक्ट मैटर है वो सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो चुका है, और ये बात ना तुम्हें पता है ना मुझे पता है। तो ये एक बायलैटरल मिस्टेक है, याद करो चैप्टर पढ़ा था हमने फ्री कंसेंट, बायलैटरल मिस्टेक, दोनों पार्टीज मिस्टेक पे। तो फिर ये क्योंकि बायलैटरल मिस्टेक है तो ये एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। अब अगर तुमने मुझे कुछ एडवांस दे दिया था घोड़े का, तो मुझे वो वापस देना पड़ेगा, है तो वॉइड बट वापस देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें पहले नहीं पता था कि जो एग्रीमेंट कर रहे हैं वो गलत है। बट अगर पहले से पता है कि जो कर रहे हो वो गलत है, फिर भी कर रहे हो, तो उस केस में रेस्टिट्यूशन बेनिफिट नहीं अलाउड होता। ठीक, अगला, क्या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में रेस्टिट्यूशन होता है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या रेस्टिट्यूशन बेनिफिट होता है? होता है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो जब आपने करा था तब तो वैलिड था, बट बाद में किसी वजह से वो इम्पॉसिबल हो गया कि अब आप वो नहीं कर सकते, तो वो बाद में चल के क्या हो गया, वॉइड हो गया। तो ऐसा एग्जांपल वही चीज बना लो कि जब मैंने अग्रीमेंट किया कि मैं तुम्हें बेचूंगा एक घोड़ा और तुम मुझे दोगे पैसे, तो जब हमने कॉन्ट्रैक्ट किया तब घोड़ा जिंदा था, बाद में किसी वजह से घोड़े की मौत हो गई, जब मैं तुम्हें देने वाला था उससे पहले घोड़ा मर गया, तो अब क्या हो गया, ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अब पॉसिबल नहीं, घोड़ा मर चुका है। ठीक, तो इस सिचुएशन में अगर तुमने मुझे कुछ एडवांस दिया था तो मुझे वो वापस देना पड़ेगा। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रेस्टिट्यूशन बेनिफिट होता है, वॉइड एग्रीमेंट में नहीं होता। एक ही केस में होता है अगर आपको नहीं पता था कि जो आप अग्रीमेंट कर रहे हो वो वॉइड है। ठीक है, तो यहां से यही चीज जो मैंने अभी डिस्कस करी है ये सारी यहां पे लिखी हुई मिल जाएंगी, इनको अपने पास पढ़ लेना इजीली। ठीक है, तो यहां से हमारा चैप्टर वॉइड एग्रीमेंट्स भी खत्म हो जाता है। ठीक है, बताओ इस चैप्टर में किसी को कोई डाउट, कोई चीज पूछने तो बताओ। कमोडिटीज वाला, ये स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन में क्या होता है, हम एस्टिमेट लगा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम एस्टिमेट लगा रहे हैं कि शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा या शेयर का प्राइस नीचे जाएगा। ठीक है, तुम्हें लग रहा है कि शेयर का प्राइस नीचे जाएगा, तो तुम क्या कर रहे हो, रिस्क उठा रहे हो कि यार नीचे नहीं गया तो रिस्क है तुम्हारा कि तुम्हारा तो शायद हो गया, सामान का नुकसान होगा, तो तुम साथ साथ क्या कर रहे हो, एक रिस्क भी उठा रहे हो, एक रिस्क उठा रहे हो और दूसरा फॉर एग्जांपल मेरे को दे रहे हो तो मुझे कमोडिटी भी डिलीवर करोगे, मतलब शेयर डिलीवर भी करोगे। तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ रिस्क नहीं है, रिस्क ये है कि हाँ भाई अगर ऊपर चला गया तो तुम्हारा नुकसान क्योंकि तुम मुझे शेयर बेच चुके होगे। बट दूसरी चीज क्या है, तुम कोई भी चीज जो सामान कमोडिटी है उसको अंडरटेक कर रहे हो, अपने ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो कि वो चीज डिलीवर भी करोगे।
बट वेजरिंग में क्या होता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ ये कहते हो कि भैया जो प्राइस है सिर्फ और सिर्फ प्राइस पे करेंगे, हम आपको ये नहीं पे कर, हम आपको सामान नहीं देंगे, कमोडिटी डिलीवर नहीं करेंगे। तो वो चीज उन्होंने लिखी है, देखो कि अ वेजर ऑन द अदर हैंड पोस्टुलेट्स ओनली इनकरिंग ऑफ रिस्क। वेजरिंग में सिर्फ और सिर्फ रिस्क उठाते हो, स्पेकुलेटिव में क्या है, दो चीजें होनी चाहिए, क्या, एक तो रिस्क उठा रहे हो और दूसरा आप दोनों पार्टीज की इंटेंशन क्या है, टू अक्वायर और डिलीवर द कमोडिटीज। ठीक है, तो और कोई डाउट बताओ। चलो जी, तो फिर आज इतना ही करते हैं, ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय।